हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमको पता है कि हमारे स्वतंत्र भारत का संविधान लिखने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के एक सेशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था। आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में डिटेल में कि इसको किसने पास किया था, कब पास किया था, क्या था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसको पास करने की क्या ज़रूरत थी और इसकी महत्वता क्या थी। ये सब हम डिटेल में आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको पास किसने किया था। इसको पास किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था सभी भरी असेंबली में। तो आखिर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या था। तो एक तरह से ये अगर हम एक छोटे वर्ड्स में देखें तो एक तरह की प्रतिज्ञा थी जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी। और ये प्रतिज्ञा क्या बोलती थी? ये बोलती थी कि हमें इस तरह के देश का निर्माण करने का वादा करते हैं कि एक तरह के भविष्य के किस तरह के देश का निर्माण करने का वादा करते हैं, वो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिया गया था। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक तरह की रूपरेखा थी, एक तरह का दृष्टिकोण था जवाहरलाल नेहरू जी का, जिसने हमारे संविधान निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक का काम किया। इसमें जो उद्देश्य दिए गए थे, हमारे संविधान के निर्माताओं ने उसको संविधान में उतारने का प्रयास किया। वो संविधान जिसने आगे चल के हमारे स्वतंत्र भारत का शासन चलाना था। तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। अगर हम इसको देखते हैं कि उन्होंने इसको 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये कहीं ना कहीं जब संविधान सभा बन गई थी तो उसमें शुरुआत में ही इसको प्रस्तुत किया गया। तो उसको शुरुआत में प्रस्तुत करने का कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जो हमारी संविधान की सभा थी उसमें जो प्रतिनिधि थे वो विभिन्न क्षेत्रों से थे। यानी कि कोई राजनीतिक नेता था, कोई समाज सुधारक था, कोई कानून का विशेषज्ञ था या फिर कोई विद्वान था। तो अगर हम देखें ये अलग अलग क्षेत्रों से आने के कारण इनके जो विचार थे वो थे जैसे राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में या अर्थव्यवस्था के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग थे। तो कहीं ना कहीं अगर ये शुरू में ही संविधान लिखना शुरू कर देते तो कहीं ना कहीं अलग अलग विचारों के होने के कारण सभा में एक ना ख़त्म होने वाली बहस हो जाती। यानी कि सबकी राय अलग अलग लगती, तो सभी का एक सोच पे सहमत होना बहुत मुश्किल था। तो नेहरू जी यही चाहते थे कि क्यों ना हम छोटे छोटे नियम लिखने से पहले एक बहुत बड़े लक्ष्य पर सहमत हो जाए, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिया गया था, ताकि इस पे सबकी सहमति हो जाए और उसके बाद उसके अनुसार संविधान के कानून लिखे जाए। तो इसका कारण यही था कि तभी इसको पहले संविधान सभा में लाया गया, प्रस्तुत किया गया, उसके बाद हमारे संविधान को लिखने का काम शुरू हुआ। अगर हम देखें कि इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या था, क्या ऐसे उद्देश्य दिए गए थे, तो हम उसको बहुत आसान और साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो उसको हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या था इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। सबसे पहले देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पॉइंट था वो ये था कि जो भारत है एक स्वतंत्र गणतंत्र होगा जो कि किसी बाहरी देश के कंट्रोल से बाहर होगा, यानी कि उस पर किसी बाहरी देश का नियंत्रण नहीं होगा। इसका कारण ये भी था कि हम पर कई सालों से ब्रिटिश ने शासन किया था। तो कहीं ना कहीं हम अपने इस रेजोल्यूशन में जो उद्देश्य था उसके लिए ये बोलना चाहते थे कि हम आज से अपने फैसले अब खुद से करेंगे, और जो यहाँ का शासन है वो लोगों के द्वारा चुने गए नुमाइंदों द्वारा चलाया जाएगा, ना कि कोई राजाओं महाराजाओं द्वारा विरासत में होगा, बल्कि लोग अपने वोट का अधिकार करेंगे और जिससे वो एक रिप्रेजेंटेटिव को लेकर आएंगे और जो वो भारत को शासन को चलाएगा। तो ये ड्राफ्ट ये उद्देश्य ये बोल रहा था।
अगला बिंदु था कि जो सारे राज्य होंगे, सारे प्रदेश होंगे, वो मिलकर एक भारत प्रदेश गठित करेंगे। यहाँ पे सारे राज्य और प्रदेश के भाव उन प्रदेशों से था। एक तो थे जैसे कि रियासती प्रदेश, प्रिंसली स्टेट्स, जो कि स्थानीय राजाओं द्वारा राज किया जा रहा था। एक थे ब्रिटिश भारत के प्रदेश, जैसे कि पंजाब, बंगाल, मद्रास, ये सब क्षेत्र, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल था। कुछ ऐसे बाहर के प्रदेश जो भारत का हिस्सा बनना चाहते थे, और कोई ऐसे भी भविष्य में प्रदेश हो सकते थे जो भारत में मिलना चाहते थे आगे चल के। तो कहीं ना कहीं ये जो उद्देश्य था वो था कि ये सब मिलकर एक स्वतंत्र भारत की नींव रखेंगे, उस स्वतंत्र भारत को एक बनाएंगे, गठित करेंगे। और अगर अगले पॉइंट में था कि जो ये स्टेट्स होंगे वो किस तरह अपना शासन चलाएंगे, तो उनको कुछ आज़ादी दी गई थी इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के उद्देश्य में। उसमें बताया गया था जो ये लोकल स्टेट्स होंगे वो अपना खुद से शासन चलाएंगे। सिर्फ बहुत ज़रूरी देश के मुद्दे, जैसे कि हम कह सकते हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये सब जो बहुत ही ज़रूरी है वो केंद्र सरकार संभालेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। बाकी सारे मुद्दे डे टू डे राज्य अपनी आज़ादी से चलाएंगे, अपनी मर्जी से चलाएंगे, उनको पूरी आज़ादी होगी इनको चलाने की। केंद्र सरकार कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी, केंद्र सरकार सिर्फ बड़ी जिम्मेवारियां संभालेगी। तो इसी के कारण ही रेजिडुअरी पावर है ओरिजिनल उद्देश्य में ये बताया गया था कि वो स्टेट्स को मिलेंगी, ना कि सेंटर को मिलेंगी। क्योंकि ये भी था क्योंकि उस टाइम भारत का बंटवारा नहीं हुआ था जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो जो मुस्लिम लीग थी और जो राजा रजवाड़े थे जो कि अपनी अलग से एक आज़ादी चाहते थे, उनको भारत में शामिल करने के लिए ये उद्देश्य लाया गया था कि उनको लगे कि हाँ, हम अपना डे टू डे शासन खुद से चला सकते हैं, हम पे कोई कंट्रोल नहीं करेगा। लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ तो उसके बाद सभी को ये महसूस हुआ, हमारे संविधान निर्माताओं को, कि अगर राज्यों को इतनी आज़ादी दे दी तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश के टुकड़े हो जाएंगे, मतलब हमारा देश टूट सकता है। तो इसीलिए आगे चल के जो रेजिडुअरी पावर थी, जो बची कुची पावर्स थी, वो केंद्र सरकार को दी गई, राज्य को नहीं दी गई। अगला पॉइंट है कि जो सारी सरकारी ताकतें हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका, विधान पालिका, कार्यपालिका, जो सभी संवैधानिक संस्थाएं जैसे कि इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन एक्सेट्रा, वो अपनी ताकतें देश के लोगों से लेंगी। यानी कि उनकी सबकी ताकतें देश के लोगों से आ रही हैं। यानी जब तक ये देश के लोगों का उन पर विश्वास है, उनके प्रति वो जवाबदेह हैं, तब तक वो अपना शासन करेंगी। जिस दिन उनका विश्वास इन संस्थाओं के चलाने वाले नुमाइंदे पर होगा, तब वो इन नुमाइंदों को हटाकर नए नुमाइंदों को लेकर आएंगी। तभी तो हमारे यहाँ पे 5 साल के बाद वोटिंग होती है और उससे नई सरकारें भी आ जाती हैं, पुरानी सरकारें बदल जाती हैं अगर लोगों उनके काम से नहीं खुश हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी पावर्स हैं वो लोगों से आ रही हैं, उनकी खुद की पावर नहीं है, वो लोगों से अपनी पावर ले रहे हैं। अगला पॉइंट है कि जो सारे नागरिक होंगे उनको जस्टिस मिलेगा, इक्वलिटी मिलेगी और फ्रीडम मिलेगी स्पीच और रिलीजन की। यानी कि सभी कानून की नज़र में बराबर होंगे, उन्हें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, उनके रंग रूप को लेकर, उनके जेंडर को लेकर, उनके बर्थ को लेकर सभी को एक बराबर न्याय मिलेगा, बराबरी मिलेगी और बोलने की आज़ादी मिलेगी। तो ये सब राइट्स थे, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स में हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रोविज़न रखा था कि सभी नागरिकों को ये सब अवेलेबल कराया जाए, वो अपने अधिकारों को इंजॉय कर सके। तो ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स में जगह ली इन सब ने। अगला बिंदु है कि जो अल्पसंख्यक होंगे, माइनॉरिटीज़ ग्रुप समुदाय, जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो कि हमारे भारत में कम गिनती के में हैं, और जो कुछ पिछड़े लोग हैं जो अपना विकास नहीं कर पाए, समाज में अभी विकसित नहीं हो पाए थे उस समय, तो उनको एक विशेष रूप से सुरक्षा और अधिकार दिए जाएंगे, ताकि उन्हें कोई ऐसा ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, या फिर वो अपने आप को पिछड़ा हुआ ना समझे, वो अपने आप से एक सुरक्षित महसूस करें। तो जो हमारे संविधान के आर्टिकल 29 और
30 हैं वो कहीं ना कहीं इससे ही इंस्पायर्ड है, इसी उद्देश्य से इंस्पायर होके हमारे फंडामेंटल राइट्स में डाले गए हैं कि जो माइनॉरिटी और बैकग्राउंड क्लासेस हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है इन आर्टिकल्स में। अगला पॉइंट है कि भारत अपनी ज़मीन, अपनी समुद्री सीमा और अपनी वायु सीमा की सुरक्षा करेगा। यानी कि भारत को पूरा अधिकार होगा कि अगर कोई उसकी सीमा से बाहरी कोई हमला करता है तो भारत को अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए जो कदम उस समय ज़रूरी होगा वो बिना किसी बाहरी दबाव से ले सकता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं किसी बाहरी दबाव से। जब हमारे कोई बाउंड्रीज़ पे अटैक करेगा तो उस पर भारत पे किसी का कंट्रोल नहीं होगा, हम अपनी बाउंड्री को पूरे रूप से प्रोटेक्ट करेंगे। अगला पॉइंट है कि भारत विश्व शांति और मानव भलाई के कार्य में शामिल होगा। तो इस उद्देश्य से हम कहीं ना कहीं ये दुनिया को संदेश देना चाहते थे कि भारत अपनी पौराणिक मूल्यों को आगे लेकर चलेगा और जो उसके वास्तविक सिद्धांत हैं, जो उसके पुराने सिद्धांत हैं, उसकी रियल नेचर है, उसको बढ़ाने के लिए हमेशा कार्य करेगा। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहें तो हम महात्मा गांधी जी की खुद की शब्दावली से इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की महत्वता को समझते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस थी इस रेजोल्यूशन की। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले है कि ये एक कानून से कहीं ज़्यादा ऊपर था। ये कोई कानूनी दस्तावेज या कोई समझौता नहीं था, बल्कि एक देशवासियों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए एक प्रतिज्ञा थी। उनके तरफ पक्का वादा था कि जो हम उनको अपने भविष्य के भारत में उनको मुहैया करवाएंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे। एक तरह से ये दूसरे नंबर पे देखें तो एक नेहरू जी ने इसको ये भी कहा था कि ये भारत के जो लंबे समय तक उनके सपने थे, जो सपने उन्होंने अपने मन में रखे हुए थे भारतवासियों ने और इच्छाएं थी, उनको एक लिखित रूप देने का ऐतिहासिक सफ़र था। जो कि हम सोच रहे थे कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं, हमारा भविष्य का भारत किस तरह का होगा, उसको लिखित रूप देने के लिए एक ऐतिहासिक सफ़र था, एक महान सफ़र था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू। अगला पॉइंट है कि कहीं ना कहीं जब संविधान लिखना था तो संविधान लिखने से पहले जो कहीं ना कहीं जब संविधान लिखे जाना था तो वहाँ पे एक बहुत कॉम्प्लेक्स लीगल रूल्स लिखने जाने थे, जटिल लिखे जाने थे। उसको कहीं ना कहीं उसमें से खोने से पहले ये हमें एक सही रास्ता दिखाएगा, एक हमारे लिए बाउंड्री क्रिएट करेगा कि हमें इसी के दायरे में रहकर, इसी को अपने विज़न में रख के हमारे संविधान को लिखना है। तो ये मार्गदर्शक का भी काम करेगा। और फिर ये एक तरह की लाइव डिक्लेरेशन थी विश्व के समुदायों को, विश्व के पूरी दुनिया भर को, कि जो भारत है वो अपनी सही जगह पे प्राप्त कर रहा है। यानी कि जो उसको राइट था, जो उसकी आज़ादी का उसको राइट था, वो डिज़र्व करता था, वो अब उसकी सही जगह पे आ रहा है। और भारत अब पूरे अपनी शांति की, मानवाधिकार की और विश्व भलाई का नेतृत्व करने की क्षमता रखेगा, क्योंकि वो अब पूरी तरह से आज़ाद होगा। उसका एक संविधान होगा जिसके अनुसार ही भारत का शासन चलेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी था संविधान निर्माण में। तो आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like my channel and share it